डियर स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम इतिहास की पुस्तक के दूसरे पाठ यूरोप में समाजवाद एवं रूसी क्रांति इसके विषय में बात करेंगे। अब इस पाठ को शुरू करने से पहले मैं पिछले पाठ की कुछ बातों के विषय में बात करना चाहूँगा, कुछ चीज़ों के विषय में बात करना चाहूँगा जिनसे हमें इस पाठ में इनको रिपीट करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। जैसा कि आप पिछले पाठ के माध्यम से जान चुके हैं कि क्रांति क्या होती है और यूरोप के तत्कालीन हालात उस समय क्या थे। ठीक है, इन चीज़ों को आप इस पाठ के माध्यम से पिछले पाठ के माध्यम से जान चुके हैं। इसके अलावा आप जान चुके हैं कि छापे खाने का आविष्कार होने के बाद में किस प्रकार से विभिन्न जो दार्शनिक थे, जो विचारक थे, जिन्होंने अपने विचार रखे थे क्रांति के विषय में, समाज के विषय में, राज्य के विषय में, उनका पब्लिक के ऊपर या आम जनता के ऊपर क्या प्रभाव पड़ता है, इसके विषय में भी आपने पिछले पाठों के माध्यम से जाना। तो शुरू करते हैं इस पाठ को। तो पहला हेडिंग है सामाजिक परिवर्तन का युग। यानी का मतलब इस हेडिंग से यह स्पष्ट हो रहा है कि उस समय जो यूरोप था, जो यूरोपीय समाज था, उसमें विभिन्न प्रकार के परिवर्तन आ रहे थे। चूँकि हमने बात की थी कि वहाँ पर औद्योगिक क्रांति हुई थी, उद्योग धंधों की स्थापना की जा रही थी, कृषि के ऊपर लोगों की निर्भरता कम हो रही थी और जो मध्यम वर्ग था उसका उदय हो रहा था। वह वर्ग विभिन्न देशों में व्यापार करने के लिए जा रहा था और विभिन्न प्रकार के कर उन पर लगाए जा रहे थे। आपस में खटास, आपस में युद्ध भी उस समय देखने को मिल रहे थे, क्योंकि जो विभिन्न देश थे उनमें होड़ थी कि किस प्रकार से हम ज़्यादा से ज़्यादा साम्राज्य अपना विस्तार करें, ज़्यादा से ज़्यादा देशों को अपना गुलाम बनाएं। तो यूरोपीय शक्तियों के बीच में इस बात की भी होड़ थी। इसके अलावा उदारवादी, रेडिकल और रूढ़िवादी, इनके विषय में भी हमने पिछले पाठ में बात किया था। यदि शॉर्ट में बात करें तो उदारवादी क्या चाहते थे? उदारवादी चाहते थे कि जो व्यवस्था है उसमें परिवर्तन हो, फ्रांस की क्रांति की तरीके से विभिन्न देशों में भी इस प्रकार की व्यवस्था लागू हो, राजाओं की शक्तियों पर निरंकुश ना रहे, राजा उनकी शक्तियों पर अंकुश लगे। तो ऐसे चेंजिंग के पक्ष में कौन थे? उदारवादी समूह के लोग थे। वहीं रूढ़िवादियों की हम यदि बात करें तो रूढ़िवादी जो लोग थे, रूढ़िवादी लोग चाहते थे कि जो पुरानी परंपराएं हैं उन पर ही लोग कायम रहें, उन्हीं के अकॉर्डिंग जो है वे लोग आचरण करें, राज्य की, समाज की स्थिति उसी प्रकार की रहे। यदि बात करें हम रेडिकल लोगों की, तो रेडिकल लोग समाज में एक साथ परिवर्तन चाहते थे। ये ऐसी सरकार के पक्ष में थे जो देश की आबादी के बहुमत के समर्थन पर आधारित हो। इनमें से बहुत से लोग महिला मताधिकार आंदोलन के भी समर्थक थे, जबकि उस समय तक महिलाओं को मताधिकार नहीं दिया गया था। यदि उदारवादियों की मताधिकार के विषय में बात करूँ मैं, तो उदारवादियों में भी सभी लोग महिला मताधिकार के समर्थक नहीं थे। वे लोग भी संपन्न लोगों को, शिक्षित लोगों को मताधिकार के समर्थक थे। तो ये हमारे दो हेडिंग हमारे इसमें क्लियर हो गई कि समाज का जो परिवर्तन इस प्रकार से उस समय हो रहा था और उदारवादी, रेडिकल व रूढ़िवादी लोग कौन थे। नेक्स्ट हेडिंग की बात करें तो औद्योगिक समाज में सामाजिक परिवर्तन। जैसा कि मैंने आपको बता दिया कि 16वीं सदी में, 17वीं सदी में औद्योगिक क्रांति चरम पर थी। हालांकि 17वीं सदी की, 16वीं सदी की हम बात करें तो उस समय जो सबसे ज़्यादा जो इस क्षेत्र में तरक्की देखने को मिली वो ब्रिटेन में देखने को मिली, लेकिन उसका प्रभाव पूरे यूरोप में भी देखने को मिला था। यह एक राजनीतिक रुझान एक नए युग के द्योतक थे। यह दौर गहन सामाजिक आर्थिक बदलावों का दौर था। ठीक है जी। जो कृषि पर निर्भरता थी लोगों की वो कम होती जा रही थी, बेरोजगारी बढ़ गई थी। विभिन्न देशों में शहर तेजी से बसते और फैलते जा रहे थे, इसलिए आवास, साफ सफाई का काम भी मुश्किल हो रहा जा रहा था। रेडिकल समूह और उदारवादी समूह के जो लोग थे वो इन समस्याओं का हल खोजने की कोशिश कर रहे थे। लगभग सभी उद्योग व्यक्तिगत स्वामित्व में थे। बहुत सारे रेडिकल और उदारवादियों के पास भी काफ़ी संपत्ति थी। उनके वहाँ बहुत सारे लोग नौकरी करते थे। उन्होंने व्यापार या औद्योगिक व्यवसायों के जरिए धन दौलत इकट्ठा की थी, इसलिए वे चाहते थे कि इस प्रकार के प्रयास बढ़ें। ठीक है। जो स्त्री व पुरुष सभी लोग विभिन्न प्रकार के उद्योगों में लगे हुए थे। यदि हम रूस की बात करें तो रूस में अन्य देशों की तुलना में कृषि पर निर्भर लोगों की संख्या ज़्यादा थी।
जहां फ्रांस और जर्मनी 50 to 60%, 40-50% लोग उनके ऐसे थे जो कृषि में लगे हुए थे, बाकी लोग विभिन्न उद्योगों में लगे हुए थे, जबकि रूस में 85% यानी जनता का बहुत बड़ा भाग कृषि के ऊपर ही निर्भर था। यूरोप में 1815 में जिस तरह की सरकारें बनी, उनसे छुटकारा पाने के लिए कुछ राष्ट्रवादी, उदारवादी, रेडिकल आंदोलनकारी क्रांति के पक्ष में थे। उसकी देखा देखी फ्रांस, इटली, जर्मनी, रूस आदि अनेक देशों में क्रांतिकारी लोगों ने राष्ट्र के या राजाओं के तख्ता पलट करने के प्रयास किए। इन देशों में क्रांति हुई। यदि हम यूरोप में राष्ट्रवाद पाठ जब हम पढ़ेंगे 10th क्लास में, तो उसमें हम विभिन्न देशों की बात करेंगे। इस पाठ के माध्यम से हम बात करेंगे रूसी क्रांति की, कि रूसी क्रांति किस प्रकार से हुई और वहाँ पर तत्कालीन परिस्थितियाँ क्या थीं। नेक्स्ट हेडिंग है यूरोप में समाजवाद का आना। यदि हम समाजवादी विचारधारा की बात करें तो हमने पिछले पाठ में जाना था कि जो कार्ल मार्क्स थे, उन्होंने समाजवाद का विचार, समाजवाद का दर्शन सभी लोगों के सम्मुख रखा। समाजवाद में क्या होता है कि समाजवाद में जो संसाधन हैं उन पर समाज का अधिकार हो जाता है, वो व्यक्तिगत नियंत्रण में नहीं रहते, यानी पूंजीपतियों के हाथ में पूंजी जो विभिन्न संसाधन हैं नहीं रहते हैं, उन संसाधनों पर पूरे समाज का अधिकार रहता है। ऐसी विचारधारा हमें समाजवाद में देखने को मिलती है। समाज के पुनर्गठन की संभवतः सबसे दूरगामी दृष्टि प्रदान करने वाली विचारधारा समाजवादी ही थी। 19वीं सदी के मध्य तक यूरोप में समाजवाद एक जाना पहचाना विचार था। उसकी तरफ बहुत सारे लोगों का ध्यान आकर्षित हो रहा था। बहुत सारे लोग समाजवाद को चाहते थे कि समाज का निर्माण समाजवादी विचारधारा के आधार पर हो। समाजवादी लोग निजी संपत्ति के विरोधी थे। उनका कहना था कि संपत्ति के निजी स्वामित्व की व्यवस्था ही सारी व्यवस्थाओं की जड़ है। वे चाहते थे कि यदि लोगों को निजी संपत्ति रहती है तो वो लोग अन्य लोगों का शोषण करते हैं, उन लोगों को उनका हक नहीं देते हैं। इसीलिए एक व्यक्ति के बजाय किसी भी संपत्ति पर, किसी भी संसाधन पर पूरे समाज का नियंत्रण रहना चाहिए। तो यह समाजवादी विचारधारा थी। यदि बात करें कि समाजवादी लोग कौन कौन लोग थे या उनके उद्यमियों से किस प्रकार से भिन्नता थी, तो समाजवादियों के पास भविष्य के लिए एक बिल्कुल भिन्न दृष्टि थी। कुछ समाजवादियों को कोऑपरेटिव यानी सामूहिक उद्यम के विचार में दिलचस्पी थी। इंग्लैंड के जाने माने उद्योगपति रॉबर्ट ओवेन ने इंडियाना यानी अमेरिका, उस समय को अमेरिका को कहते थे इंडियाना, में नया समन्वय के नाम पर एक नए समुदाय की रचना का प्रयास किया। कुछ समाजवादी मानते थे कि केवल व्यक्तिगत पहलकदमी से बहुत बड़े सामूहिक खेत नहीं बनाए जा सकते हैं। वह चाहते थे कि सरकार अपनी तरफ से सामूहिक खेती को बढ़ावा दे। उदाहरण के लिए फ्रांस में लुई ब्लांक चाहते थे कि सरकार पूंजीवादी उद्यमों की जगह सामूहिक उद्यमों को बढ़ावा दे। तो ये सारी क्या है, ये सारी समाजवाद के विभिन्न स्वरूप हैं, लोगों के द्वारा किए गए इसके संबंध में प्रयास हैं। नेक्स्ट बात करें, कार्ल मार्क्स और फ्रेडरिक एंगल्स ने इस दिशा में कई नए तर्क पेश किए। मार्क्स का विचार था कि औद्योगिक समाज पूंजीवादी समाज है। फैक्ट्रियों में लगे पूंजी पर पूंजीपतियों का स्वामित्व है। पूंजीपतियों का मुनाफा मजदूरों की मेहनत से पैदा होता है। मार्क्स का निष्कर्ष था कि जब तक निजी पूंजीपतियों इसी तरह मुनाफे का संचय करते रहेंगे, तब तक मजदूरों की स्थिति में सुधार नहीं हो सकता। अपनी स्थिति में सुधार लाने के लिए मजदूरों को पूंजीवाद में निजी संपत्ति और पूंजीवादी शोषण के विरुद्ध विद्रोह करना पड़ेगा, उन्हें क्रांति करनी पड़ेगी और इसको उखाड़ फेंकना होगा। सारी संपत्ति पर समाज का नियंत्रण व स्वामित्व होना चाहिए। उन्होंने भविष्य के इस समाज को समाजवादी या कम्युनिस्ट समाज का नाम दिया। मार्क्स का विश्वास था कि पूंजीपतियों के साथ होने वाले संघर्ष में जीत अंततः मजदूरों की होगी। और यदि हम रूसी क्रांति की बात करें तो रूसी क्रांति मुख्यतः कार्ल मार्क्स के विचारों पर आधारित थी। तो विद्यार्थियों, आज की वीडियो में इतना ही। शेष कल। धन्यवाद।